नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 13, प्रैक्टिस पेपर 13 है जिसमें यूपीएसआई, एसएससी जीडी, पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी टेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंग दर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? चार ऑप्शन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एस एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी। तो बंग दर्शन नामक मासिक पत्रिका जो थी वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्टार्ट की गई थी, प्रकाशित की गई थी। इसको 1872 में 1872 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक, यह एक मासिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयुक्त होता है? कार्निया, नेत्र लेंस, रेटिना, पूरी आंख। तो यहाँ पे मानव मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयुक्त होता है? वो यहाँ पे है कार्निया। तो नेत्रदान में मानव नेत्र का कार्निया प्रयुक्त होता है, कार्निया का दान किया जाता है। अगर नेत्र लेंस में अगर अपारदर्शी हो जाए, अगर नेत्र लेंस जो है अपारदर्शी हो जाए तो उससे मोतियाबिंद होता है। ठीक है, मोतियाबिंद या बिंदु होता है। और एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको इस चलते चलते। सबसे ज्यादा जो विकिरण है, सर्वाधिक हानिकारक विकिरण जो है, सबसे ज्यादा मानव नेत्र पर प्रभाव डालती है और सबसे कम मनुष्य के मस्तिष्क पे। सबसे ज्यादा जो विकिरण है वो मानव नेत्र पे प्रभाव डालता है और सबसे कम जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? स्वप्रतिरक्षित रोग, संधिवान संधि शोध, आनुवांशिक रोग, क्षय रोग, पामा रोग, चिंचड़ी, मानसिक रोग, मनोविदलता। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो देख लेते हैं। जहाँ आनुवांशिक रोग, यहाँ पे क्षय रोग नहीं है। क्षय रोग किसकी वजह से होता है? जीवाणु संक्रामित होता है, जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। जीवाणु जनित संक्रामक रोग है क्षय रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में असत्य कथन छांटिए। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं, जबकि तारे का रंग तारे के ताप को दर्शाता है। ऑटोहान के अणु बम की खोज नाभिकीय विखंडन सिद्धांत के आधार पर की गई। परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम हाफ-बाउ सिद्धांत द्वारा निर्धारित होता है। न्यूट्रॉन परमाणु का अस्थायी मूल कण है। तो जो न्यूट्रॉन है वो परमाणु का स्थायी मूल कण है। ये अगर नाभिक होता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे मूवमेंट में होते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है वो स्थायी मूल कण है। बाकी तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं, जबकि तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी सही है। ऑटोहान ने अणुबम की खोज नाभिकीय विखंडन सिद्धांत के आधार पर की। परमाणु में कक्ष को भरने के लिए हाफ बाउ सिद्धांत को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, परमाणु के कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है वो हाफ बाउ प्रिंसिपल द्वारा
भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पेड़ की आयु का पता पेड़ के धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके ज्ञात किया जाता है। केसर क्रोकस सेटाइवस फूल के बीज बनाने वाले भाग का सूखा मिश्रण है। फर्ण पौधों में फूल नहीं होते। फर्ण पौधों में फूल नहीं होते। सरसों के तेल में मिलावट के लिए जीरा के बीज के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। सरसों के तेल में मिलावट के लिए आरजी आरजीमोन आरजीमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। तो आरजीमोन क्या होता है? ये मैक्सिको में आरजीमोन मैक्सिकन नामक एक पोस्ते की प्रजाति है। ठीक है, तो आरजीमोन मैक्सिको में एक प्रकार का पोस्ता है। इसी का तेल मिलाया जाता है सरसों के तेल में मिलावट के लिए। बाकी यहाँ पे सारे आंसर सही हैं। बाकी ये डी वाला असत्य है। और आरजीमोन अगर तेल मिलाया जाता है उससे कौन सी बीमारी होती है? ड्रॉप्सी ड्रॉप्सी नामक एक रोग हो जाता है। तो सरसों के तेल में मिलावट के लिए आरजीमोन तेल का यूज किया जाता है और उस तेल से ड्रॉप्सी नामक रोग होता है। निम्न कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। इंसुलिन कृत्रिम रूप से डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। पौधों में गंधक की कमी से नई पत्तियां और ऊपरी पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं। अदरक पौधे के तने से व लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो शैवाल और जीवाणु से बने होते हैं। तो यहाँ पे लाइकेन पूर्णतया दो भिन्न वनस्पतियों जैसे शैवाल और जीवाणु नहीं, यहाँ पे शैवाल और कवक से बना होता है। तो लाइकेन क्या है? शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है। और जो लाइकेन होते हैं वायु प्रदूषक के वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइकेन किसके किसके बीच की कड़ी है? शैवाल और कवक के बीच में। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है। और लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक कहे जाते हैं। ठीक है, लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही है, बाकी डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल में उपस्थित होता है। अधिक सम्मिश्रित हवा, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम, अधिक घुले हुए खनिज लवण उपस्थित होते हैं, जैविक शुद्धताएं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। जैसे वाटर वेपर होता है, ये H2O होता है वाटर। यहाँ पे D2O ड्यूटेरियम के दो कण होते हैं, भारी जल बोलते हैं इसे। मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन से होने वाला रोग कौन सा होता है? पैरालिसिस, मेनिंजाइटिस, सोलेरोसिस, ल्यूकीमिया। तो यहाँ पे मेनिंजाइटिस जो होता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने से होता है, मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पे मेनिंजाइटिस सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंटोसिस द्वारा ज्ञात किया जाता है।
एमनियोसेंटोसिस द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? चार ऑप्शन देख लेते हैं। हार्मोन के प्रकार, विटामिन हीनता, प्रकाश संश्लेषण की दर, भ्रूण की लिंग जांच। तो यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस या एएफटी बोलते हैं। एएफटी, एमनियो फ्लूइड टेस्ट। एमनियोसेंटेसिस को एमनियो फ्लूइड टेस्ट भी बोलते हैं। यह एक प्रकार की चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा भ्रूण की लिंग जांच की जाती है। ठीक है, एमनियोसेंटोसिस द्वारा भ्रूण की जांच की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, लिपिड्स में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए या उनके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 एंड 2, केवल 2 एंड 4, केवल 3 एंड 1, 1 2 3 और 4, चारों। ठीक है, तो पेट्रोक्रॉप्स में हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स उपस्थित होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स बहुत मात्रा में पाया जाता है पेट्रोक्रॉप्स में। तो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ पर स्थित है? सेरिबेलम, पिट्यूटरी, फेफड़े, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान विनियमन प्रणाली के अन्य भागों जैसे पसीने की ग्रंथियां, रक्त नलिकाएं, त्वचा के साथ शरीर के ताप का नियंत्रण करना। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो है मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र की भांति कार्य करता है। तो हाइपोथैलेमस जो क्या होता है, रक्त नलिकाओं और त्वचा के साथ शरीर का ताप का नियंत्रण करता है। तो जो हमारी नलिकाओं में रक्त नलिकाएं हैं उसमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, तो ये सब काम हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोस्मिया कहते हैं स्वाद की कमी को, उष्मा संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को। एनोस्मिया में घ्राण संवेदना की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का गंध आपको नहीं आएगी। तो एनोस्मिया सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। तो घ्राण संवेदना की कमी हो जाती है, जैसे एनोस्मिया में सूंघने की शक्ति या गंध की शक्ति आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? अंड ग्रंथि में, योनि मार्ग में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में। तो जो निषेचन है वो निषेचन क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? अंडवाहिनी में। तो अंडवाहिनी में जाइगोट होता है, वो जाके यहाँ पे स्थापित हो जाता है और वहीं पे शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, अंडवाहिनी में निषेचन क्रिया होती है, जो जहाँ पे जर्मिनेशन होता है वो अंडवाहिनी में होता है। अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु जब मिलेंगे तो वहाँ पे जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट जो होता है अंडवाहिनी में जाके स्थापित हो जाता है और जिससे शिशु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं? उष्मा, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, धातु लवण। तो जो उष्मा, एक्स किरणें और धातु लवण हैं
इत्यादि प्रोटीन को विकृत करते हैं। तो उष्मा हुआ, एक्स किरणें हुए, धातु लवण हुए, वो सब प्रोटीन को विकृत करती हैं। बाकी अवरक्त किरणें जो हैं, अवरक्त किरणें हैं वो प्रोटीन को विकृत नहीं कर पाती हैं, प्रोटीन को विकृत नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा जमा होती है वह निम्नलिखित में से एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। शरीर से नमक की हानि, शरीर से उष्मा की हानि, शरीर से आवश्यक तरल पदार्थों की हानि, वातावरण से हानिप्रद सूक्ष्म जीवों के प्रवेश। तो यहाँ पे वसा के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। जो वसा होता है उसके विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे शरीर से उष्मा की हानि जो है वो होने नहीं देता है फैट। ठीक है, तो जो वसा होता है शरीर में उष्मा की हानि के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए या छांटिए। रेडियो धर्मिता की इकाई फर्मी है। पायर-हिलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। विकिरण ऊर्जा संरक्षण का एक ऐसा प्रकार है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कांच को गहरा नीला रंग क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रदान करता है। तो यहाँ पे असत्य कथन हमने देखना है। जो रेडियो धर्मिता है उसकी इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है, ना कि फर्मी। यहाँ पे असत्य कथन ए वाला है। असत्य कथन ए है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्यूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में असत्य कथन छांटिए। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून 1 मार्च 2016 से लागू हुआ। ठीक, ये भी सही है। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 2005 में की गई थी। इसको देखते हैं। श्रमेव जयते कार्यक्रम का संबंध पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। ये भी सही है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट व बिजली भारत में निदेशित कोर उद्योग हैं। ये भी सही है। तो ये कोर उद्योग हैं। तो यहाँ पे भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में 1974 में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय प्रशासनिक जो विंग थी, प्रशासनिक विंग थी, उसके द्वारा प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, तो 1974 में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की प्रशासनिक जो बॉडी थी उसके द्वारा प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, अंतर्राज्यीय व्यापार का विनियमन, आय का नियोजित वितरण, मूल्य स्थिरता। तो यहाँ पे सरकार का राजकोषीय नीति में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? अंतर्राज्यीय व्यापार का विनियमन। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तो इसका मेन मकसद क्या है? सरकार की राजकोषीय नीति का पूर्ण रोजगार देना, आय का न्यायोचित वितरण करना, मूल्य स्थिरता, मूल्य का को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का या के मुख्य कारण क्या है? ऊंचे मूल्य, विदेशी प्रतियोगिता, उच्च गुणवत्ता में कमी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भारतीय निर्यात की मंद प्रगति के जो मुख्य कारण है वो उपरोक्त सभी हैं। ऊंचे मूल्य, विदेशी प्रतियोगिता और उच्च गुणवत्ता में कमी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना,
रुपए का अवमूल्यन, आयातों पर अधिक कर लगाना, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। तो निम्नलिखित में भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने के लिए सक्षम नहीं है, वो कौन सा है? तो यहाँ पे निर्यातों पर अधिक कर लगाना, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। तो भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने के लिए आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा दिया जाएगा, रुपए का अवमूल्यन करना होना चाहिए और आयातों पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए। जो आयात हो रहा है उस पे अधिक कर लगा होना चाहिए और निर्यात पे कम कर हो। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी हमारे लिंक हमारे वीडियो की लिंक भेजिए, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।